हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 लेके। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको अपन समझे थे। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात की गई थी और फिर हम लोगों ने कुछ ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे थे कि इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का किस तरह का ग्राफ होता है। आई होप आप लोगों को इससे पहले के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या है बेटा? एक लॉ है। ये क्या है? एक लॉ है जो कि रेट को बताने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे, लॉ कहता है हमसे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, the rate of a chemical reaction is directly proportional to active mass of, directly proportional to product of active mass of reactants, active mass of reactants to the raised power of their stoichiometric coefficients. क्या बोला गया बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा क्या है कि एक लॉ है जो कि हमें हेल्प करेगा रेट किसी भी रिएक्शन का बताने के लिए। तो रेट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट का और उसके पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? अभी मैं बताता हूं, देखें ध्यान से। कोई एक एग्जांपल लेता हूं, मान लें एक्टिव मास भी एक टर्म आया है, अभी इसको भी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या कहा, कोई रिएक्शन है, मान लें हमारे पास 2A + 4B, इधर हमारा बन रहा है बेटा कोई प्रोडक्ट, कोई हमारा प्रोडक्ट इधर फॉर्म हुआ। तो ये जो 2 दिख रहा है और जो ये 4 दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब अगर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात है तो उसके सामने जो कोएफिशिएंट बेटा, कोएफिशिएंट की तरह समझो इसको, ये हमारा क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये लॉ क्या कहा? इस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जो रेट है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर इस रिएक्शन का अपन रेट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो एक्टिव मास के प्रोडक्ट। मतलब ए है यहाँ पे और बी है, दो रिएक्टेंट है, तो ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास, दोनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट। ए का एक्टिव मास, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को, अभी हम लोग आगे लेक्चर में एक्टिव मास पे भी आएंगे। और बी का एक्टिव मास, इन दोनों की पावर में हम क्या रखेंगे? तो इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और 4, यही हमारा इस रिएक्शन का रेट हो जाएगा। और भी अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम लोग तो रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा a की पावर 2 b की पावर 4। दैट इज आवर लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट का और उसकी पावर में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? मान ले कोई C + 2D है, इधर मान ले कोई R प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट लिखने जाएंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट C और D है, अगर इधर से देखें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C का एक्टिव मास की पावर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और D का एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बेटा C का कोएफिशिएंट इस बार 1 है और D का कोएफिशिएंट 2 है। तो इस तरह से हम लोग रेट लिख सकते हैं। रेट आवर, हमारा रेट क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा K
C की पावर 1 और D का एक्टिव मास की पावर 2। यही है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल साइन है, मान लो कुछ ऐसा भी हो सकता है, A+3B है, बन रहा है C। तो इसके लिए रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, A की पावर 1 B की पावर 3, रेट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K A की पावर 1 और B की पावर 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें, ये दोनों डायरेक्शन वाला रिएक्शन है, इधर भी दोनों डायरेक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए ये जो रेट लिखे हैं बेटा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हम लोगों ने लिखा है। कौन सा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन का भी हम लोग रेट लिख सकते थे, इधर से भी लिख सकते थे। तो अभी हमने फॉरवर्ड का लिखा, इस तरह से हम लोग रेट लिख सकते हैं। रेट के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी रिएक्शन की रेट लिखनी है ना, तो उसमें जो रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास का प्रोडक्ट उस एक्टिव मास की पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, बस इतना से हमारा रेट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया होगा आप लोगों को। कॉपी करेंगे तो कॉपी कर ले। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्टिव मास के बारे में। व्हाट इज एक्टिव मास। हमने देखा यहाँ पे कि एक्टिव मास नाम का एक टर्म आ गया, एक्टिव मास। देखिए नाम ही है इसका एक्टिव मास, एक ऐसा मास जो एक्टिव है, मतलब कि जो इसकी एक्टिविटी कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में चेंज हो रहा है। नहीं, ये क्या है, एक्टिव मास को अगर डिफाइन करेंगे, मास विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास हमारा कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होगा, किसी भी रिएक्शन में ऐसा मास जो हमारा किसी चेंज हो रहा होगा, रिएक्टेंट का ऐसा मास जो चेंज हो रहा होगा। जो मान लो बता रहा हूं मैं, मान ले कि अब मैं एक कप ले रहा हूं, मान ले कप में थोड़ा आधा नीचे सैंड लिया हूं, फिर मैं कर क्या रहा हूं ना कि आधा को वैसे छोड़ दिया हूं, हाफ सैंड को, यहां समझा रहा हूं मैं। मान ले इसे एक जनरल सा एग्जांपल लेके, इतना सैंड मैंने इसमें पहले से फिल कर रखा है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ सैंड यहाँ पे बार बार ला रहा हूं, कुछ सैंड ला रहा हूं, फिर इसको बदल रहा हूं, इसको बार बार मैं एक्सचेंज कर रहा हूं। तो इतना मास इस टोटल मास का कहलाएगा बेटा एक्टिव मास। इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, इसको सिर्फ मैं बार बार चेंज करा रहा हूं, तो ये मास हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव मास कहलाएगा। क्लियर है। तो अब आए एक्टिव मास का क्या क्या है। तो एक्टिव मास हम लोग अलग अलग स्पीशी का अलग अलग लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक्वस स्पीशी है, कोई एक्वस स्पीशी है बेटा, एक्वस स्पीशी है, तो एक्वस स्पीशी का हम लोग जो एक्टिव मास लेते हैं ना, उसका कंसंट्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। एक्वस स्पीशी का एक्टिव मास हम उसका कंसंट्रेशन लेते हैं। मान ले कोई गैसियस स्पीशी है, कोई गैस है हमारे पास, कोई भी गैसियस स्पीशी है, तो गैस का जो हम लोग एक्टिव मास लेते हैं ना बेटा, वो जनरली उसका प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं गैस का। हाँ, समटाइम कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं कभी कभी। और मान ले कोई लिक्विड है या फिर सॉलिड है, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर कोई लिक्विड और सॉलिड हो जाएगा तो उसका एक्टिव मास बेटा कांस्टेंट होता है। कितना होता है, उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। लिक्विड और सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। और जब प्रॉब्लम वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 कंसीडर कर लेंगे। कितना, प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होंगे, इन प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो एक्टिव मास ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कंसिडर्ड टू बी यूनिटी। कितना कंसिडर कर लेंगे, इट्स एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज यूनिटी, मतलब 1 कंसिडर कर लेंगे। कितना कर लेंगे,
1 कंसीडर कर लेते हैं। किसका? तो एक्टिव मास के बारे में क्या क्या पता चला कि एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी रिएक्टेंट का वो मास होता है जो कि उस रिएक्शन के दौरान चेंज हो रहा होता है। अब उसकी बात करें, अगर कोई एक्वस स्पीशी है तो उसका एक्टिव मास कंसंट्रेशन होगा, कोई गैसियस स्पीशी है उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और अगर कोई लिक्विड और सॉलिड हमारे पास है बेटा तो उसका एक्टिव मास कांस्टेंट माना जाएगा। और सवाल लगाते वक्त, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग मिटाएं इसको। चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चर्चा करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, अभी समझा रहा हूं मैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, आइए ध्यान से, हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। एक रिएक्शन हम लोग, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। मान लें हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं N1A ले लेते हैं, प्लस N2B ले लेते हैं, और इधर हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा N3C प्लस N4D। ये कोई हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया बेटा। अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से पढ़ा कि इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताएं तो कितना होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, इधर से इधर हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, इधर से इधर फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो मतलब ये दोनों रिएक्टेंट का काम करेगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का एक्टिव मास इसकी पावर N1 इंटू बी का एक्टिव मास इसकी पावर N2। यही होगा ना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। क्या पढ़े? लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को ROF से लिख लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हटेगा प्रोपोर्शनलिटी तो एक कांस्टेंट लाएंगे KF, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। इसको बोल रहे हैं कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, A की पावर N1 एंड B की पावर N2। ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कैलकुलेट कर लिए हम लोग। अच्छा, अब इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, अभी बताया था मैं पहले इससे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा बोले जल्दी से? तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेटा रिएक्टेंट ये दोनों हो जाएगा, इधर से इधर, मतलब रिएक्टेंट C और D हो जाएगा। तो इसके लिए अगर रेट लिखने जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N3 और D की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N4। अब यहाँ पे वापस अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ROB से लिखेंगे बैकवर्ड रिएक्शन का, ये बराबर होगा KB बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट C की पावर N3 एंड D की पावर N4। तो दोनों आ गया, हमको KF भी निकाल लिया हम लोग और KB भी निकाल चुके हैं। दोनों रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट निकाल लिए, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट निकाल दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझे बेटा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ना। हम लोग इस ओवरऑल रिएक्शन का कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमको मालूम है बेटा, अगर एट इक्विलिब्रियम हम लोग बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या सीखे हैं? इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बराबर हो जाता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। एक मिनट,
ये हमारा बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल रखे हैं बेटा, के एफ ए की पावर n1 एक्टिव मास की पावर n1 एंड बी की एक्टिव मास की पावर n2, यही होगा। अच्छा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे के बी सी की पावर n3 एंड डी की पावर n4। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका एक्सप्रेशन, बहुत बार प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करेंगे। क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हमने इक्वल कर दिया। अब बताएं आगे, हम यहाँ पे इस के बी को जो है ना इधर लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे देखें, के एफ बाई के बी, दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले आए, के एफ बाई के बी, और इन दोनों को इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर नीचे भेज दे रहे हैं और इसको इधर नीचे भेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, इज इक्वल टू सी की पावर n3 डी की पावर n4 अपॉन ए की पावर n1 एंड बी की पावर n2। अब देखें, ध्यान से देखें, के एफ बाई के बी बराबर सी की पावर n3 डी की पावर n4 ए की पावर n1 बी की पावर, याद नहीं रखना है बेटा इसको, हम इसको निकालने का तरीका अगर मालूम है तो याद नहीं रखना पड़ेगा, हमने कैसे डिराइव किया ये मालूम है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जो के एफ बाई के बी है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको ही क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज आवर के इक्विलिब्रियम। तो बताए बेटा, के इक्विलिब्रियम बराबर बोल सकता हूं मैं सी की एक्टिव मास की पावर n3 डी की एक्टिव मास की पावर n4 अपॉन ए की एक्टिव मास की पावर n1 एंड बी की एक्टिव मास की पावर n2। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। तो बेटा ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, के इक्विलिब्रियम बराबर एक्टिव मास ऑफ सी की पावर n3 डी की पावर n4 ए की पावर n1 बी की पावर n2। क्लियर है। एक बात और देखें, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखा गया है, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्री, यही तो लिखे हैं। सी और डी प्रोडक्ट है देखा जाए तो इस ओवरऑल रिएक्शन का, और ए और बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है और ए बी रिएक्टेंट है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्री और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्री और उन दोनों का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्री और उन दोनों का प्रोडक्ट। तो के इक्विलिब्रियम बराबर इधर लिखेंगे ऊपर में, प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री अपॉन reactants to the power to the raised power their stoichiometric coefficients। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या है, कि इक्विलिब्रियम बराबर पहले ऊपर में प्रोडक्ट का एक्टिव मास की पावर कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव मास के ऊपर में कोएफिशिएंट। ध्यान से देखें बेटा, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सब बच्चों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख लिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख लिए। हमें मालूम है इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो, दोनों बराबर हो जाता है। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक साइड लेके आ गए, के एफ अपॉन के बी बराबर सी की पावर n3 डी की पावर n4 ए की पावर n1 बी की पावर n2। इसी टर्म को हमने नाम दिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के एफ अपॉन के बी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सी का एक्टिव मास की पावर n3 डी का एक्टिव मास की पावर n4 अपॉन ए का एक्टिव मास की पावर n1 बी की पावर n2। अगर यहाँ पे ए बी सी डी के टर्म पे नहीं बोले तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, के इक्विलिब्रियम बराबर जो प्रोडक्ट है हमारा, जो प्रोडक्ट है उनका एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के पावर में स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है यहाँ तक बेटा, कोई कॉन्फ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
अब सुने ध्यान से, टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। बेटा जो के इक्विलिब्रियम है ना, ये के इक्विलिब्रियम हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके कितने तरह से? दो तरह से, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म पे भी, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर बेटा कंसंट्रेशन के टर्म में के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे केसी नाम देंगे बेटा। कंसंट्रेशन के टर्म पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं उसको केसी बोलेंगे, और अगर प्रेशर के टर्म पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसको हम लोग केपी से नाम देंगे, केपी। अब यहाँ पे हम लोग एक्टिव मास, यहाँ पे जो एक्टिव मास लेंगे, यहाँ पे जो एक्टिव मास हम लोग यूज कर रहे होंगे बेटा, जो एक्टिव मास हम यूज कर रहे होंगे वो होगा हमारा पार्शियल प्रेशर। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर के टर्म पे हम लोग के इक्विलिब्रियम को लिख रहे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्टिव मास जो है वो कंसंट्रेशन होगा, एक्टिव मास हमारा कंसंट्रेशन होगा। आइए समझते हैं। और मान लें 2a + 3b सब मान लें एक्वस है, एक्वस है 3c + 4d मान लें ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? c का कंसंट्रेशन की पावर 3, d का कंसंट्रेशन एक्टिव मास की पावर 4 अपॉन a का कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन और b की पावर में 3। अब देखिए चूंकि यहाँ पे हम लोग एक्टिव मास कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं ना, तो इस के इक्विलिब्रियम को नाम दे देते हैं केसी। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? केसी लिखे हैं हमने, यहाँ पे क्या लिखा है? केसी लिखा है बेटा। क्या लिखा है? केसी लिखा है। और केपी कब बोल रहे होंगे? जब हम लोग एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होंगे। जैसे देखें P कोई गैस है, Q के साथ 2Q के साथ रिएक्ट किया और इसने मान लो बना लिया बेटा R गैस कोई बना लिया और कोई S गैस बना लिया, मान ले 2, 3 जो भी रखना है। तो सब गैसियस है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि गैसियस स्पीशीज के केस में एक्टिव मास उनका प्रेशर लेते हैं, उनका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा के इक्विलिब्रियम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ R की पावर 2 लिख देंगे, S पार्शियल प्रेशर ऑफ S की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ P की पावर 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Q की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको क्या बोल देंगे? पार्शियल प्रेशर के टर्म पे लिखे हैं तो इसको हम लोग Kp बोल देंगे। मतलब Kp का एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई मस्ट नहीं है। अगर कोई गैसियस स्पीसी है तो हम लोग गैस का पार्शियल प्रेशर के टर्म पे भी लिख सकते हैं और हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म पे भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के टर्म पे लिखेंगे तो बेटा जो के इक्विलिब्रियम होगा उसी को केसी नाम दे देंगे, और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म पे लिखेंगे तो जो के इक्विलिब्रियम होगा उसी को हम लोग केपी नाम दे देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बस कुछ नहीं, कंसंट्रेशन के टर्म पे नाम लिख रहे हैं केसी, प्रेशर के टर्म पे लिख रहे हैं केपी, उसी के इक्विलिब्रियम का नाम फिर बदल दिया गया आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। केपी केसी क्लियर हो गया। तो एक बात क्या पता चली बेटा कि गैसियस स्पीशी के लिए केपी डिफाइन होगा नहीं, तो हम लोग गैस के लिए केपी भी डिफाइन कर सकते हैं और केसी दोनों डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में केपी ही निकाला जाता है। आइए, फॉर गैसियस स्पीशीज, फॉर गैसियस स्पीशीज Kp and Kc both are defined,
दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, केपी भी और केसी भी। क्यों बेटा? तो आइडियल गैस इक्वेशन सबको मालूम होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो देखो यहाँ से प्रेशर भी तो निकाल सकते हैं, एन बाई वी आर टी करके हम लोग, और एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, इसी को तो कंसंट्रेशन बोलते थे, इसी को तो कंसंट्रेशन बोला जाता है, मतलब सी आर टी। मतलब क्या हुआ? प्रेशर के टर्म पे पुट करो, कंसंट्रेशन के टर्म पे पुट करो, कोई बहुत ज़्यादा पंगा नहीं होने वाला है, हमारी सीधी सीधी बातें होंगी, एकदम सीधा, कोई एकदम ये नहीं, चाहे प्रेशर के टर्म पे रखो या कंसंट्रेशन के टर्म पे रखो। आए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग केपी केसी से रिलेटेड। मान लें हमारे पास H2 गैस है, कोई I2 गैस है, और हम लोग को इधर 2HI गैस बन रहा है। तो बताइए इसके लिए क्या लिखना बेहतर है? केपी भी लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं। पहले केपी अगर लिखना है तो लिखो केपी। क्या होगा केपी? वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इसकी पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा H2 गैस की पावर में 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 गैस की पावर 1, इस तरह से। अच्छा, केसी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HI गैस की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस एंड I2 गैस की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। मान लें कोई NH4 एक्वस है, NH4OH एक्वस है, ये आयोनाइज हुआ NH4 प्लस में एक्वस में एंड OH माइनस एक्वस में। तो इसके लिए भी बेटा हम लोग केपी भी लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं। बताइए केसी कितना लिखेंगे? तो सर NH4 प्लस का एक्टिव मास, OH माइनस का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म पे अपॉन NH4OH। केपी बताइएगा क्या हो जाएगा केपी? तो यहाँ पे गैसियस स्पीसी नहीं है बेटा, कोई भी एक भी गैसियस स्पीसी नहीं है, तो यहाँ पे केपी लिखना बेहतर नहीं है, तो इस केस में हम लोग केपी को नहीं लिखेंगे। आए आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे CaCO3 सॉलिड था, ये किस में टूटा था? CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में एंड CO2 गैस में ये टूटा था। बताइए बेटा इसके लिए केसी कितना होगा? तो CaO का एक्टिव मास, CO2 का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म पे, और CaCO3। एक बात ध्यान दे बेटा, हमने वहां पे बताया होगा आप लोगों को कि सॉलिड आ जाए कोई भी या लिक्विड आ जाए, उसका एक्टिव मास 1 कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे केसी सिर्फ क्या दिखेगा? एक्टिव मास ऑफ CO2 दिखेगा बेटा, और केपी भी क्या दिखेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस दिखेगा। इस तरह से हम लोग केपी और केसी को डिफाइन करेंगे। आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखते हैं हम लोग, मान लें कि कोई PCl5 गैस है, ये टूट रहा है किस में? PCl3 गैस में एंड Cl2 गैस में। तो इसके लिए केपी लिखना ज़्यादा बेहतर है, और केपी क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अच्छा, इसके लिए केसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो PCl3 का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में, Cl2 का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म पे अपॉन PCl5। और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि N2 प्लस 3H2 गैस, N2 प्लस 3H2 गैस क्या बनता है? याद है इसके बारे में? N2 प्लस 3H2 दैट इज आवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है पी ब्लॉक के अंदर। N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 गैस यहाँ पे बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए केपी लिखने जाएंगे, क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। अच्छा, Kc भी लिखना है तो Kc भी लिख लो, NH3 का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म पे अपॉन 2 अपॉन N2 का एक्टिव मास एंड NH3 का एक्टिव मास की पावर में कितना 3 डाल दो यहाँ पे। क्रिस्टल क्लियर है? Kp हो Kc हो कैसा भी सीन हो हम लोग लिख पाएंगे, कोई इसमें ऐसा एक दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस, यहाँ पे बनेगा SO3 गैस मान लें बनेगा। सल्फर का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और SO3 गैस बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कैसा है, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अनबैलेंस्ड हो गया ना बेटा, 2 ऑक्सीजन थे यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको पहले हम लोग बैलेंस कर लेना बेहतर है। सल्फर सॉलिड क्या लगा दे, 3/2 लगाएंगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ 3/2 O2 गैस और इधर SO3 गैस। अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, Kp लिखना हो या Kc लिखना हो। Kp लिखना है तो लिख लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ SA3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर कितना 3/2, और इसका सॉलिड है पार्शियल प्रेशर यूनिटी 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा Kc बोले तो Kc कितना होगा, तो SO3 का कंसंट्रेशन O2 का कंसंट्रेशन की पावर 3/2 एंड सल्फर सॉलिड है बेटा, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ बेटा कि अगर किसी भी रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा, कोई सॉल्वेंट जैसे वाटर है या फिर कुछ भी है, कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा तो उसका एक्टिव मास भी बेटा हम लोग यूनिटी लेते हैं, उसको नहीं ये करते हैं। इफ सॉल्वेंट इज यूज्ड then its active mass is taken as unity। कोई सॉल्वेंट यूज हो गया, उसका एक्टिव मास 1 कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लें NH4OH एक्वस है हमारे पास, इसमें हमने पानी डाला, इसमें वाटर डाल रहा हूं, तो क्या होगा यहाँ पे बेटा देखें ध्यान से, तो NH4 प्लस एक्वस हो जाएगा और OH माइनस एक्वस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग Kc लिखें या Kp लिखें, हम जनरली Kp लिखते हैं क्योंकि सारा एक्वस है, तो Kc बराबर NH4 प्लस का एक्टिव मास OH माइनस का एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म पे अपॉन NH4OH। अगर यहाँ पे H2O ले भी लेंगे गलती से ना बेटा, तो यहाँ पे इसका हमको एक्टिव मास 1 कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी सॉल्वेंट आ गया, इसका एक्टिव मास 1 कंसीडर कर लेंगे। और भी एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे कि कोई दूसरा एग्जांपल देखें, एस्टर है मान लें CH3COO C2H5, इस पे हमने H2O लिक्विड के प्रेजेंस में काम करा, ये ब्रेक होगा किस में, CH3COOH एंड C2H5OH। इस तरह से यहाँ पे CH3COOH और C2H5OH में यहाँ पे ब्रेक होगा। इसके लिए अगर हम लोग Kc लिखेंगे तो क्या होगा, सब एक्वस लिख लो, क्या होगा, CH3COOH का एक्टिव मास, C2H5OH का एक्टिव मास अपॉन क्या, CH3COO C2H5 का एक्टिव मास। हम लोग इस तरह से किसको लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा, Kp के टर्म में लिखना हो या फिर Kc के टर्म में लिखना हो, जैसे भी लिखना हो हम लोग लिख लिए। एक बात क्या सीखें कि अगर कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसका एक्टिव मास यूनिटी कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्वस स्पीशी भी यूज हो रही होगी और गैसियस स्पीशी भी यूज हो रही होगी, तब कैसे करेंगे देखें। फॉर एक्वस एंड गैसियस बोथ आर यूज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों यूज्ड हो रहा होगा। जैसे देखें अमोनिया गैस है बेटा, NH3 गैस है हमारा, इसमें हमने वाटर डाला, H2O डाला, क्या होगा यहाँ पे बेटा, सबको मालूम है कि ये NH4
प्लस एक्वस हो जाएगा और OH माइनस एक्वस हो जाएगा। तो ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे गैसियस स्पीशी भी इन्वॉल्व है और एक्वस स्पीशी भी इन्वॉल्व है। या तो चाहो KP लिख लो या KC लिख लो, जो लिखना है लिखो, लेकिन बेहतर होता है ऐसे केसेस में हम लोग KPC लिखना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट लिखेंगे जिसमें कि हमारा एक्वस स्पीशी भी इंक्लूड हो जाएगा और गैसियस स्पीशी भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अगर ये एक्वस है तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन ले लेंगे एक्टिव मास के तौर पे, ये भी एक्वस है तो इसका भी कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे, और जो गैसियस है उसका बेटा पार्शियल प्रेशर यूज कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये भी हमारा तरीका होता है। ऐसे भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। मान लें कोई रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें एक्वस और गैसियस दोनों टाइप के स्पीसीज यूज हो रहे होंगे, तो इस टाइप के इस केस में हम लोग KPC डिफाइन करेंगे और उसमें जो जिसका कंसंट्रेशन आ सकता होगा उसका कंसंट्रेशन और जिसका प्रेशर ले सकते होंगे उसका प्रेशर हम लोग काउंटर कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग KP और KC का यूनिट्स देख लेते हैं बेटा। आइए जल्दी से, यूनिट्स ऑफ KP एंड KC, KP और KC जो है हमारे पास उसका यूनिट क्या क्या होगा, आइए समझते हैं। ध्यान से दे ध्यान दे। मान ले कोई रिएक्शन यही था ना, N1A प्लस N2B, इधर आ गया हमारा N3C प्लस N4D, यही रिएक्शन को हम लोग लेके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग KP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या पहले KC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ C की पावर N3, एक्टिव मास ऑफ D की पावर N4 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1 एंड एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2। देखिए ध्यान से देखें, अब एक्टिव मास में यूज क्या कर रहे होंगे बेटा, एक्टिव मास में कंसंट्रेशन ही तो यूज कर रहे होंगे। एक्टिव मास एक्वस स्पीशी का कंसंट्रेशन ही यूज कर रहे होंगे। तो कंसंट्रेशन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी 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 नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सब जगह से कॉमन, सबका बेस नंबर ऑफ मोल पर यूनिट नंबर ऑफ मोल, इसकी पावर क्या हो जाएगा N3 प्लस N4, और नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो N1 प्लस N2, डिनोमिनेटर में है ना बेस सिमिलर रहेगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्या है डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स नहीं, डेल्टा एन क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सब्ट्रैक्शन है, नहीं कि कितना हमारा यहाँ पे N3 N4 N1 N2 आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बोल देंगे हम लोग। क्या है डेल्टा एन बेटा, डेल्टा एन बराबर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। इस तरह से हम लोग इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए KP के बारे में बताइएगा। KP क्या होगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर N3, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर N4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2, यही होगा KP, यही होगा। अच्छा बेटा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किस में मेजर करेंगे, ATM में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे भी ATM 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 ATM, मतलब ATM की पावर N3 प्लस N4 अपॉन इधर नीचे भी ATM की पावर N1 प्लस N2। मतलब यहाँ भी क्या आ गया बेटा, ATM की पावर N3 प्लस बेस सिमिलर है तो डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। ध्यान दे, यहाँ भी बोल सकते हैं ATM की पावर डेल्टा N। अब यहाँ पे सब पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो गैसियस स्पीड होगा डेल्टा N या फिर डेल्टा NG भी बोल सकते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, ATM की पावर डेल्टा NG, KP का यूनिट, यूनिट ऑफ KP, यूनिट ऑफ KP क्या हो गया, ATM की पावर डेल्टा NG एंड यूनिट ऑफ KC कितना हो गया बेटा,
N/V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की पावर डेल्टा N। क्लियर है यहाँ तक? अब आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इनके बीच में Kp और किसी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।